चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। ओके। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ देशलहरे सर। आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने। जो इनकी कविता संग्रह है इन दिनों वहाँ से ली गई है। कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जो काव्य संग्रह है। हाँ, यही बात पूछा जाता है कि इनकी जो कविता के बहाने हैं वो किस कविता संग्रह में संग्रहित है, तो आपको याद रखना है इन दिनों। इनकी प्रबंध काव्य है आत्मजयी, और इनके बारे में भी पूछा जाता है कि इनकी कौन सी प्रबंध काव्य है जिनके कारण इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। तो आपको याद रखना है आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है। और इनकी आगे रचनाएं हैं आकारों के आसपास, कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा पुस्तक है, मेरे साक्षात्कार। आपको प्रमुख सम्मान या पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया के जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यह कविता एक यात्रा है जिसमें एक चिड़िया की यात्रा है, फूल की यात्रा है अर्थात बच्चों की यात्रा है, और कविता की यात्रा है। तो आगे देखते हैं। पहला वाला पद्य देखिए, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। ये माने मतलब होता है अर्थ या फिर मतलब, जाने मतलब जानना समझना। इसका संदर्भ होगा, संदर्भ के लिए क्या है कि आपको पाठ का नाम याद रहना चाहिए, शीर्षक याद रहना चाहिए और कवि का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो शीर्षक है इसका कविता के बहाने, कवि हैं कुंवर नारायण जी। अब प्रसंग देखते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने पक्षी और कविता के बीच तुलना किया गया है। पक्षी की उड़ान एक सीमित क्षेत्र तक ही होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक डाल से दूसरे डाल, एक सीमित क्षेत्र तक ही उड़ पाती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है, उसकी भाव, उसकी कल्पना है, उसकी जो ज्ञान है वो अनंत होती है, असीमित होती है। ठीक है, अब आगे इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। तो पहला वाला लाइन देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया किया जाने। तो लिखिएगा, कवि कहते हैं कि पक्षियों की उड़ान की तरह भी कविता भी उड़ान भरती है। वह अपनी कल्पना की, भाव प्रवाह की, ज्ञान की उड़ान भरती है, जिस बात को चिड़िया नहीं समझ पाती। क्योंकि चिड़िया में और कविता में कोई समानता नहीं है। चिड़िया केवल एक स्थान तक ही उड़ पाती है, सीमित क्षेत्र तक ही उड़ पाती है, लेकिन जो कविता का उड़ान है वो अनंत होती है, असीमित होती है। कविता में बाहर की बातें होती है, भीतर की बातें होती है, प्रत्येक घर की बातें होती हैं। अर्थात कविता में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सभी प्रकार की बातें होती हैं। किसी एक क्षेत्र, एक विषय के बारे में नहीं होती, प्रत्येक बारे में बात होती है उसमें। मानो कविता पंख लगाकर उड़ रही हो, जिस बात को चिड़िया नहीं समझ पाती है। ठीक, यहाँ तक। आगे इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। तो बाहर भीतर, ठीक है, ये बाहर भीतर, यहाँ पर रा आ रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है,
कविता की उड़ान, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर प्रश्नालंकार हैं, प्रसाद गुण है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद है, तद्भव शब्दावली भीतर है, वो तद्भव शब्द है। आइए अब दूसरा पद्य देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो इसका भी संदर्भ पूर्ववर्ती ही होगा। प्रसंग देखिएगा कि इस पद्यांश में फूल और कविता के बीच तुलना किया गया है। फूल एक सीमित समय तक ही विकसित होती है, फिर अंत में मुरझा जाती है और नष्ट हो जाती है, लेकिन जो कविता की जो कल्पना है, जो भाव प्रवाह है, जो ज्ञान है, वो कभी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, वो अनंत काल तक बनी रहती है। भाव सौंदर्य देखते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल खिलती है, विकसित होती है और अपने सुगंध से चारों दिशाओं को, वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी कल्पना, अपने भाव प्रवाह और ज्ञान रूपी सुगंध से चारों दिशाओं को, संसार के सभी व्यक्तियों को सुगंधित कर देती है, उन्हें रास्ता प्रदान करती है। कविता का खिलना, विकसित होना और अपने ज्ञान रूपी सुगंध से सबको महका देना, लोगों को एक मार्ग बताना, इस बात को फूल नहीं समझ पाती है। फूल एक सौंदर्य का प्रतीक भी है और सौंदर्य एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो कविता की कल्पना है वो कभी समाप्त नहीं होती, उसकी जो ज्ञान है वो यथावत बनी रहती है। आगे देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। कविता में प्रत्येक घर की बातें होती है, घर के अंदर की, घर के बाहर की, प्रत्येक देश की, प्रत्येक व्यक्ति की बातें होती है, अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी प्रकार की बातें होती हैं। और इस प्रकार वो अपनी इन ज्ञान रूपी सुगंध से बिना मुरझाए सबको ज्ञान प्रदान करती है, सारे संसार को महका देती है। तो इस बात को फूल नहीं समझ पाती है, नहीं जान पाती है। इसका भी शिल्प सौंदर्य पूर्ववर्ती वैसा ही होगा, वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा पद्य में। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। अब इसका प्रसंग देखते हैं। इसके प्रसंग में लिखिएगा, इस पद्यांश में कवि ने कविता और बच्चों के खेल में समानता व्यक्त की है। जिस प्रकार बच्चा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, उसी प्रकार कविता भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता। ठीक है। अब भाव सौंदर्य देखते हैं। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार बालक के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, भेदभाव छल कपट नहीं होता, उसी प्रकार कविता में भी किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। वह सबको समान समझता है। उसमें जो ज्ञान है वो सबके लिए बराबर है। बालक एक घर को लांघता हुआ दूसरे घर जाता है, सबके घर समान रूप से खेलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसी प्रकार कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको समान समझता है। बालक सबको एक समान मानते हुए सबको एक कर देता है, उसी प्रकार कविता भी सारे विश्व को, सारी दुनिया को एक मानकर सबको एक करना चाहता है। तो इसका भी शिल्प सौंदर्य पूर्ववत ही होगा। इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है।